So hello friends, welcome to my channel Judicial Aspirant, and today's topic is offense against the state. मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, मतलब आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराध। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखिए, इसमें हम सेक्शन नंबर 145 से स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका, मुख्यतः ये चैप्टर जो है वो आपका प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के कंपैरिजन में। बट कोई नहीं, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं टॉपिक को। तो जो हमारा सेक्शन 145 हम ओपन करते हैं और इसको रीड करना शुरू करते हैं आपके साथ। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखिए, इसमें लिखा गया है कि वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग। तो देखिए, इसमें एक जो वर्ड है बहुत रोल प्ले करता है। इसमें एक तो हो गया वेजिंग, डायरेक्ट वेजिंग, अटेम्प्टिंग टू वेजिंग एंड अबेटिंग टू वेजिंग। तो इसमें तीन वर्ड बहुत आवश्यक हैं। एक हो गया आपका वेजिंग, एक हो गया आपका अटेम्प्टिंग, और तीसरा जो हो गया अबेटिंग। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए इनको समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, हु एवर वेजेस, वेजेस मतलब होता है छेड़ना, मतलब जो क्या करेगा, छेड़ेगा। छेड़ेगा क्या? युद्ध छेड़ेगा। जो छेड़ेगा वॉर, किसके खिलाफ? सिंपल सा वर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। जो छेड़ेगा वॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, ठीक है, या जो अटेम्प्ट करेगा, या जो अटेम्प्ट करेगा क्या, वॉर करने का अटेम्प्ट खाली करेगा, या जो अबेट करेगा। अबेट क्या करेगा? जो अबेट करेगा। तो तीन वर्ड्स यहाँ पे आपके हो गए कंप्लीट। ठीक है, और जो हमारा मेन इसका निचोड़ है वो है कि सरकार के विरुद्ध, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दोनों आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो कोई व्यक्ति छेड़ रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, या अबेट कर रहा है क्या, वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बस यही पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। जो कोई, हु एवर वेजेस, छेड़ता है वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध वॉर छेड़ता है, वॉर छेड़ने का अटेम्प्ट करता है, या वॉर छेड़ने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करता है, उसकी पनिशमेंट शैल बी पनिश्ड विद डेथ। अब यहाँ पे जो पनिशमेंट आ रही है वो आ रही है पनिशमेंट आपकी डेथ पनिशमेंट। कभी कभी ये पूछ लेता है कि डेथ पनिशमेंट किस किस सेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। तो आपके लिए यहाँ पे सेक्शन नंबर 145 इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, 145, कि इसमें डेथ पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इसमें आपकी डेथ पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है सेक्शन नंबर 145 में। ये इम्पोर्टेंट हो गया। चलिए, तो जो भी छेड़ेगा युद्ध
अटेम्प्ट करेगा युद्ध छेड़ने का या युद्ध छेड़ने के लिए दुष्प्रेरित करेगा। किसको करेगा? किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो उसको जो सजा हो सकती है, उसको जो सजा दी जा सकती है या जो दी जाएगी, उसमें से वो हो सकती है डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की भी हो सकती है और शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन, ठीक है। तो इसमें 3 सजा आपकी निर्धारित की गई है, 2 ऑप्शनल है और 1 कंपलसरी है। ऑप्शनल मीन्स अल्टरनेटिव कह सकते हैं। देखिए, एक हो गई आपकी डेथ, ठीक है, एक आपकी हो गई डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल फाइन, ठीक है। बहुत इजी था सेक्शन, आगे बढ़ते हैं। अब एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। ए जॉइंस द इंसरेक्शन, इंसरेक्शन मतलब जमाव कहते हैं, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ लोग जमा हो रहे थे, ठीक है। इसे कहते हैं कि एक एकजुट हो रहे थे। इंसरेक्शन की और मीनिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। एकजुट हो रहे थे, एक जिसे कहते हैं कि एक भीड़ इकट्ठा हो रही थी। ए हैज़ और इंसरेक्शन मतलब यहाँ पे जो उपद्रवियों की भीड़ कह सकते हो आप। क्या? उपद्रवियों, उपद्रवियों, उपद्रवियों की भीड़। उपद्रवियों की भीड़ जमा हो रही थी, ठीक है। और क्या हुआ कि ए ने क्या किया? ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर ली ऐसी भीड़ को अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस। कॉन्स्पिरेसी अब समझ ही रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी मतलब क्या होता है भैया? कॉन्स्पिरेसी मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करना किसी अनलॉफुल एक्ट को किसी लॉफुल एक्ट को अनलॉफुल मीन्स के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, कॉन्स्पिरेसी में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि प्रॉपर क्या बोल रहा है। हु एवर, कोई भी, विद इन भारत के अंदर या भारत के बाहर से क्या करता है? कॉन्स्पिरेसी करता है। कॉन्स्पिरेसी क्यों करता है? किसी अपराध को कमिट करने के लिए करता है, जो कि 145 में पनिशेबल है। भाई 145 में क्या था? 145 में था कि आप क्या करते हैं? युद्ध छेड़ना, युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना, और उसकी सजा भी बताई गई थी और उसका उदाहरण भी हमने देखा था। अब उसी चीज के लिए, उसी अटेम्प्ट के लिए, उसी अबेटमेंट के लिए कोई क्या कर रहा है? कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ठीक है। तो हुएवर भारत के अंदर या भारत के बाहर रहकर कोई क्या करता है? कॉन्स्पिरेसी करता है। कमिट एनी ऑफ द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 145 और कॉन्स्पायर्स टू ओवरेव। ओवरेव मतलब होता है आतंकित करना, इसका मतलब होता है आतंकित, किसी को डराना, आतंकित करना, ठीक। ओवरेव बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या क्रिमिनल फोर्स को शो करके। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसी स्टेट गवर्नमेंट को। तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन, जो कि 10 साल तक का हो सकता है। जुर्माना तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो सिंपल सा यार, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें सिंपल सा बता दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो सेक्शन 145 में ऑफेंस है उसके लिए क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी करके वो क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करके वो ओवररेव करता है, आतंकित करता है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और वो क्या करता है, ऐसा आतंकित करता है किस तरीके से, ऐसा जो वो आतंकित कर रहा है उसका आतंकित करने का तरीका क्या है, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, और क्रिमिनल फोर्स को शो करके, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। तो वह सिंपल सा है, इसमें बेसिकली वो कर क्या रहा है व्यक्ति, कोई व्यक्ति एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति जो है वो कर रहा है कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी वो कर रहा है 145 के अपराध को करने के लिए, और उस कॉन्स्पिरेसी के द्वारा वो किसको क्या कर रहा है, आतंकित कर रहा है। आतंकित कैसे कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स करके, ठीक है, या क्रिमिनल फोर्स को शो करके, ठीक है। और किसको शो कर रहा है, गवर्नमेंट को, जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो पनिशमेंट उसकी होगी क्या, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, मतलब उम्र कैद, पनिशमेंट हो सकती है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि 10 साल तक की हो सकती है, जुर्माना तो होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परसुएंस देयर ऑफ। अब देखिए एक्सप्लेनेशन जो हमारा प्रोवाइड कर रहा है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, बहुत साधारण भाषा में समझिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इस सेक्शन में जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है कॉन्स्पिरेसी, इस कॉन्स्पिरेसी के तहत ये आवश्यक नहीं है कि कोई एक्ट हुआ ही हो, कोई एक्ट या ओमिशन हुआ ही हो, मतलब ना एक्ट होना कंपलसरी है और ना ही कोई ओमिशन होना भी कंपलसरी है। ओमिशन मतलब होता है कि आपने अपनी कोई ड्यूटी, जो लीगल ड्यूटी आप करने के लिए बाउंड थे, वो आपने जानबूझकर नहीं करी, उसे कहते हैं ओमिशन। और एक्ट मतलब आपका कृत्य, जो आप नॉलेज के साथ भी करते हो, इंटेंशन के साथ भी करते हो। तो मतलब सिंपल सा ये समझिए कि इस सेक्शन 146 में अगर कॉन्स्पिरेसी, केवल कॉन्स्पिरेसी प्रूफ कर दी जाए तो सेक्शन 146 क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। केवल ये प्रूफ करना है कि, देखिए प्रूफ क्या करना है सेक्शन 146 में, प्रूफ क्या करना है कि 145 में जो दिया गया है ऑफेंस, उस ऑफेंस के लिए कोई क्या करता है, कॉन्स्पिरेसी करता है। उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए कोई व्यक्ति करता है कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। और उस कॉन्स्पिरेसी को करने का उसका तरीका क्या है, उस कॉन्स्पिरेसी को करने का तरीका है उसका, वो कॉन्स्पिरेसी वो कैसे करता है, दो तरीके से, क्रिमिनल फोर्स के थ्रू, या सेकंड क्या है, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स, ठीक है। और क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स जो वो कर रहा है, किसको किसको कर रहा है, वो कर रहा है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। तो पनिशमेंट यही है। तो केवल इस सेक्शन में अगर केवल आपने केवल इस सेक्शन में क्या प्रूफ कर दिया कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, इतना ही काफ़ी है। ये आवश्यक नहीं है कि अपराध घटित हुआ ही हो, एक्ट कमिट हुआ ही हो, या ओमिशन कमिट हुआ ही हो, क्योंकि यहाँ लिख दिया है टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्पिरेसी, इस कॉन्स्पिरेसी के गठन के लिए इस धारा के तहत ये कतई भी आवश्यक नहीं होगा
दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस, कि कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन इस कॉन्स्पिरेसी के तहत एक्ट हुआ ही हो या ओमिशन हुआ ही हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कलेक्टिंग आर्म्स, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कलेक्टिंग आर्म्स मतलब आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है हथियार, विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सिंपल सी बात है यार। देखिए, पहले ऑफ 145 में क्या बताया गया कि भैया कोई व्यक्ति युद्ध छेड़ रहा है, युद्ध छेड़ने का प्रयास कर रहा है या किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है कि युद्ध छेड़े भारत सरकार के खिलाफ, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो। 146 में क्या किया कि 145 में दिए गए अपराधों के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, और वो कॉन्स्पिरेसी करने के बाद क्या कर रहा है? क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स कर रहा है। और वो ऐसी क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स किसको दिखा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ पनिशमेंट। अब ऐसी क्रिमिनल फोर्स, ठीक है, ऐसी क्रिमिनल फोर्स या शो ऑफ फोर्स वो कैसे दिखा रहा होगा? कैसे दिखा रहा होगा आप खुद ही समझिए। वो यहाँ पे क्या कर रहा है? आर्म्स एंड एम्यूनेशन, आर्म्स एम्यूनेशन मेंस को क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे वो कर रहा है कलेक्शन ऑफ आर्म्स एम्यूनेशन मेन, ठीक है। और अदरवाइज प्रिपेयर्स टू वेज वार, यहाँ पे वो कर रहा है प्रिपरेशन टू वेज वार विद द इंटेंशन of either waging or being prepared to wage war against the government of India shall be punished with imprisonment for life. यहाँ पे imprisonment for life और imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years and shall also liable to be fine. तो फाइन की सजा यहाँ पे क्या है? दी गई है। तो यहाँ पे सेक्शन 147 में क्या हो रहा है? ठीक है, persons arms and ammunition, ये क्या हो रहे हैं? इकट्ठे किए जा रहे हैं। किस लिए? वेज वॉर करने के लिए, अदरवाइज प्रिपेयर टू वेज वॉर विद द इंटेंशन ऑफ इधर वेजिंग और बीइंग प्रिपेयर टू वेज वॉर, इस आशय से कि युद्ध छेड़ा जाए या तैयारी कर ली जाए युद्ध छेड़ने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनकी पनिशमेंट इस तरीके से होगी। देखिए, बहुत आप ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है। अभी मैं इसका जिस्ट भी तैयार कर दूंगा। बहुत आसान है यार, कि हमें वेज वॉर छेड़ना है, या तो उसने युद्ध छेड़ दिया है या छेड़ने का प्रयास कर रहा है या छेड़ने के लिए किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है। 145 में ऐसे युद्ध को छेड़ने के लिए या दुष्प्रेरित करने के लिए या युद्ध छेड़ने के प्रयास को करने के लिए कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? हमारी सरकार को क्या कर रहा है? एक आतंकित कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स दिखा रहा है। ठीक है, और वो कैसे कर रहा है? अब वो कैसे कर रहा है? वो लोगों को इकट्ठा करके, गोले बारूद इकट्ठा करके, आर्म्स एम्यूनेशन इकट्ठा करके। तो 145, 146, 147 पे जिस्ट हो गया। ठीक है, अब 147 पे आप आइए। कंसीलिंग वर्ड ही काफ़ी। कंसीलिंग मतलब होता है छुपाना। किस चीज़ को? कंसीलिंग होता है छुपाना। किस चीज़ को? इंटेंशन को। टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वॉर, फैसिलिटेट डिज़ाइन, ऐसी तैयारी को क्या करना? छुपाना। मतलब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? एक तैयारी कर रहा है। किसकी? युद्ध को छेड़ने की कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? तैयारी कर रहा है। तो ऐसी तैयारी को कंसील करना, ऐसी तैयारी को कंसील करना। whoever by any act or illegal omission conceals the existence of design to wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging such war shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, 10 years and shall also liable to be fine. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है कि भैया कोई व्यक्ति जो है वो उस सारी तैयारियों को जानबूझ के छुपा रहा है, या ये जानता है कि मैं ऐसा करने से तैयारियों को छुपा रहा हूँ, और वह ऐसा करता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या है?
10 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना तो हो गई होगा। आप कैसे लिख सकते हो? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर मे एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। ये शॉर्टकट तरीका है लिखने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन प्री के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? असॉल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर इंटेंड टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, मतलब whoever with the intention of inducing और कंपेलिंग दी प्रेसिडेंट, यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को किसी भी राज्य के क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है उनकी लॉफुल पावर को इस्तेमाल करने से, ठीक है, या असॉल्ट किया जा रहा है उनके ऊपर, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन किया जा रहा है उनको, अटेम्प्ट किया जा रहा है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का, उनको आतंकित किया जा रहा है, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स के द्वारा या शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, ठीक है, और अटेम्प्ट करा जा रहा है आतंकित करने के लिए सच प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो लायबल टू बी फाइन। तो कुछ भी स्पेशल नहीं है, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को क्या करना जाए, क्या किया जा रहा है, उनके जो उनको लॉफुल पावर्स दी गई है उसका इस्तेमाल करने से उनको रोका जा रहा है, उनको आतंकित किया जा रहा है, क्रिमिनल फोर्स उनको दिखाई जा रही है, उनको असॉल्ट किया जा रहा है, उनको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसको पनिशमेंट 7 साल तक की मिल सकती है और जुर्माना तो होगा ही होगा। तो ईदर डिस्क्रिप्शन 7 ईयर्स में फाइन, ठीक है, वेरी इजी। अब देखिए यहाँ पे है एक्ट इंडेंजरिंग सॉवरेनिटी एंड यूनिटी, एक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, संप्रभुता और एकता का खंडन करना। तो इसमें क्या है? एक्ट इंडेंजरिंग सोवरेनिटी, संप्रभुता या यूनिटी, एकता का खंडन करना। हु एवर, कोई भी, पर्पजली या ये जानते हुए, बाय वर्ड्स, शब्दों से, चाहे वो बोलकर या लिखकर, किसी साइन के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और मैसेज के द्वारा, ठीक है, और बाय यूज ऑफ फाइनेंशियल मीन, अदरवाइज एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट्स secession or armed rebellion or subversive activities or encourage feeling of separatist activities, ठीक है, endangers sovereignty or unity and integrity of India, indulges in or commits any of such acts shall be punished with imprisonment विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई भी व्यक्ति पर्पजली, किसी पर्पज से, ये जानते हुए, शब्दों के द्वारा, मौखिक हो, लिखित हो, किसी सिग्नेचर के द्वारा, किसी साइन के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैसेज के द्वारा, या अदरवाइज एक्साइट्स करता है, उत्तेजित करता है या उत्तेजित करने का प्रयास करता है, आर्म्ड रेबिलियन, मतलब जिनके पास असलहे हैं, आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है, रेबिलियन मतलब आपका है कि उपद्रवी, जिनके जो हथियारबंद उपद्रवी हैं उनको, सब सर्विस सबवर्सिव एक्टिविटीज़, इनकरेज फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट, की सब अलग अलग हैं, एकता नहीं है, इंडेंजर सोवेरेंटी, देश की संप्रभुता को खतरा, यूनिटी को खतरा, इंडल्ज कमिट्स एनी एक्ट इन और कमिट्स एनी एक्ट, यह ऐसा करता है, ठीक है, या तो वो क्या कर रहा है, ऐसा आपको मैसेज के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, साइन के द्वारा या अन्य तरीके से वो ये दिखाना चाह रहा है कि किसी प्रकार की एकता नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी एक नहीं है, ठीक है, जो हथियारबंद है उनको भड़का रहा है कि आप जो है जिसे कहते हैं कि सरकार के विरोध में उतर जाइए, ठीक है,
और आप बिल्कुल ऐसा करिए कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हर काम करिए, ठीक है। ऐसा माहौल बना दीजिए देश में कि बिल्कुल ही यूनिटी नहीं है, कोई एक दूसरे का नहीं है, एकता नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई वो एक्ट कर देता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, 7 साल तक की होगी, जुर्माना भी होगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, comments expressing disapprobation of the measures or administrative or other action of the government with the view to obtain their alteration by lawful means without exciting attempt to excite act is referred to in this section। इसका सिंपल सा साधारण मतलब बस यही है कि अगर आप लॉफुल तरीके में रहते हुए, लॉफुल मोड में आप गवर्नमेंट का विरोध करते हो तो वो किसी प्रकार का अपराध नहीं है। अगर आपको सरकार की किसी नीतियों से कोई दिक्कत है तो कानून की हद में रहते हुए आप विरोध कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें बस इतना ही बोल रहा है, आप किसी भी पनिशमेंट के हकदार नहीं होंगे अगर आप लॉफुल तरीके से कोई आप विरोध कर रहे हो सरकार की नीतियों का। अब देखिए यहाँ पे है वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट, किसी और देश में वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, किसी फॉरेन स्टेट में क्या करना, वेजिंग वॉर, युद्ध छेड़ देना, जिसका हमारे देश की सरकार के साथ क्या है, शांति का रिलेशन है। whoever wages war against the government of any foreign state at peace with the government of India or attempt to wage such war abets, पनिशमेंट उसकी ये है। जैसे कोई हमारे देश का नागरिक है, ठीक है। अब इसमें देखिए स्पेशल whoever वर्ड बोला गया, तो यहाँ पे नागरिकता भी आप नहीं चुनने वाले, कोई भी व्यक्ति, ठीक है। जैसे कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है और वो इंडिया, ठीक है, इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है, whoever wage war against the government of any foreign state, ठीक है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आप मान लीजिए ये अमेरिका है, ये अमेरिका है और ये इंडिया है। यहाँ का कोई भी नागरिक क्या करता है, हमारे देश का नागरिक इस देश के बारे में भड़का रहा है, खूब भड़का रहा है। whoever wages war, और वेजेस या युद्ध करने के लिए वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है अमेरिका के खिलाफ। वेजेस वॉर अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, ये यूएसए है, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। वेज वार उसको कहाँ करना, युद्ध कहाँ छेड़ना है, उसको युद्ध छेड़ना है अमेरिका में, ठीक है। whoever wages, whoever इंडिया का हो किसी और देश का हो, वेजेस वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे इंडिया का नागरिक होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका का नागरिक अगर अमेरिका में युद्ध छेड़ेगा तो इंडिया से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। हमारे देश का नागरिक अगर अमेरिका में जाके ऐसा कुछ कर रहा है कि वहाँ की शांति भंग हो जाए, ठीक है, और जैसे कि हमारे रिलेशन अच्छे अमेरिका से, वो रिलेशन अच्छे ना रहें, ठीक है, जैसे आतंकवादी होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसा अगर प्रयास करते हैं या वो जैसे कहते हैं दुष्प्रयुक्त करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं तो उनको सज़ा दी जा सकती है। shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years, to which fine may be added or with fine, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप बस ये समझिए कि हमारे देश के रिलेशन अन्य देशों से हैं, शांति के समझौते हैं, रिलेशन हैं। अगर उस शांति को कोई भंग करना चाहता है, जैसे यूएसए और इंडिया के बीच में पीस का रिलेशन है भाई, शांति का रिलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई व्यक्ति युद्ध की तैयारी करने लगा अगेंस्ट अमेरिका, तो बताओ आप क्या ये शांति रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट करने का प्रोविज़न इस सेक्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब कमिटिंग डेप्रिडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ फॉरेन स्टेट एट पीस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डेप्रिडेशन मतलब क्या होता है, डेप्रिडेशन मतलब होता है आतंक फैलाना। डेप्रिडेशन, आतंक फैलाना।
whoever commit डेप्रिडेशन, जो ऐसा आतंक फैलाता है या प्रिपरेशन करता है कि फैलाने की आतंकवाद फैला दिया जाए ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी फॉरेन स्टेट एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, shall also liable to be fined and forfeiture to property used or intended to be used in committing such depredation or acquired by such depredation. मतलब जिन भी चीज़ों के द्वारा, जिन भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐसा आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है उनको जब्त कर लिया जाएगा, और जो भी चीज़ ऐसे आतंकवादी एक्ट के बाद आपने रिसीव करी है उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब जिस ऑब्जेक्ट से, हथियारों से आप आतंकवाद फैला रहे हैं वो भी जब्ती, जिन चीज़ों से पैसा, प्रॉपर्टी जो भी उसमें यूज़ हो रही है उन सब की जब्ती, और जो भी चीज़ आप रिसीव कर रहे हो ऐसा एक्ट करने के बाद उनकी भी जब्ती, दोनों होगी। जैसे कि आमिर अब्दुल कसाब, क्या नाम था उसका, कसाब नाम था, उसने हमारे देश में क्या किया था, डेप्रिडेशन किया था, वो था पाकिस्तान का, ठीक है। सेम चीज़ है, अगर कोई यहाँ का व्यक्ति, इंडिया का व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में, ठीक है, इंडिया का व्यक्ति मान लो आप चाइना मान लो, वहाँ पे ऐसा आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है या फैलाता है तो 152 में उसको पनिश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें भी कुछ स्पेशल नहीं है। रिसीविंग प्रॉपर्टी, रिसीव कर रहे हैं प्रॉपर्टी जो कि हमें डेप्रेडेशन के बाद, आतंक फैलाने के बाद हमें रिसीव हुई है, ठीक है। Whoever, कोई भी क्या करता है, रिसीव करता है एनी प्रॉपर्टी knowing the same to have been taken in the commission of any of the offence mentioned in section 151 and section 152 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to be fined and forfeiture of the property so received। मतलब जो भी आपने आतंकित करके प्रॉपर्टी को रिसीव किया है उन सब प्रॉपर्टी को भी क्या किया जाएगा, फोरफीट किया जाएगा, ठीक है। भाई आपने किसी दूसरे देश में हमला किया और वहाँ से संपत्ति आप कहाँ पे ले आए, इंडिया ले आए, तो जो भी ऐसी संपत्ति आपने अर्जित करी है उसको सरकार जब्त करेगी और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप सजा के हकदार होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें भी। पब्लिक सर्वेंट वॉलेंटरली, पब्लिक सर्वेंट है वो क्या कर रहा है, स्वेच्छा से अलाउ कर रहा है प्रिजनर ऑफ द स्टेट और वार टू स्केप, मतलब राज्य के अभियुक्त या युद्ध के, पॉलिटिकल वार प्रिजनर, मतलब जो युद्ध हो रहा था और युद्ध के दौरान जिनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। और दूसरा स्टेट के ऑफेंडर जो कि हम सुनते रहते हैं अक्सर, मर्डरर, रॉबरर, डकैत्स, ये सब स्टेट प्रिजनर हैं। और वार जो युद्ध में अरेस्ट किए गए हैं, जो युद्ध में हमारे सीमा के अंदर घुस आए तो उनको अरेस्ट किया गया है, ठीक है। तो उनके साथ क्या प्रोविजन है जो सुन लीजिए। हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट, हु एवर जो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा, हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट एंड हैविंग द कस्टडी, पब्लिक सर्वेंट है और कस्टडी है, किसकी कस्टडी है, स्टेट प्रिजनर की या प्रिजनर ऑफ वार की, और स्वेच्छा से क्या कर देता है, अलाउ कर देता है कि जाओ यहाँ से, चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, जेल खोल देता है और कहता है भाग जाओ यहाँ से, तो उसकी सज़ा क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या ईदर डिस्क्रिप्शन जो कि 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माना हो गई होगा। वेरी इजी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू स्केप, मतलब वो नेग्लिजेंट एक्ट है उसका, बिल्कुल क्या है उस, बिल्कुल वो क्या कर रहा है, एकदम नेग्लिजेंट है, एकदम वो बेपरवाह है। हु एवर बींग अ पब्लिक सर्वेंट having the custody of any state prisoner or prisoner of war negligently suffer such prisoner to escape from any place of confinement in which such prisoner is confined, मतलब उसने किसी स्टेट के प्रिजनर को या वार के प्रिजनर को
क्या कर रहा है, बैरक में बंद किया हुआ है और बैरक की उसने कुंडी नहीं लगाई है। मतलब बैरक एक तरीके से देखा जाए तो एकदम आराम से खुल सकता है और वो व्यक्ति भाग सकता है। उसने लॉक नहीं किया है, न कुंडी लगाई है, वहाँ का जेलर हो, ऑफिशियल हो, और वो व्यक्ति क्या करता है, वो आपका जो स्टेट ऑब्लिक वार का जो प्रिजनर है वो क्या होता है, वो भाग जाता है इस बैरक से। तो सिंपल सा सेक्शन 155 उस ऑफिसर के ऊपर या उस जेलर के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एडिंग मतलब मदद करना, स्कीपिंग मतलब भागने में, रेस्क्यूइंग मतलब छुड़ाने में, और हार्बरिंग मतलब पनाह देने में। ठीक है, सच प्रिजनर मीन प्रिजनर ऑफ स्टेट या प्रिजनर ऑफ वॉर। हूएवर नोइंगली, क्या है, हूएवर नोइंगली, ये जानते हुए मदद करता है, असिस्ट करता है स्टेट प्रिजनर को या प्रिजनर ऑफ वॉर को, किसमें, स्केपिंग में, फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, भाग जाओ, और रेस्क्यू करता है, छुड़ाने में, अटेम्प्ट करता है, छुड़ाने का अटेम्प्ट करता है सच प्रिजनर को, हार्बर करता है मतलब पनाह देता है, छुपाता है, एनी सच प्रिजनर हु हैज एस्केप्ड, जो भाग गया है उसको पनाह देता है, छुपाता है, फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, और ऑफर्स अटेम्प्ट टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस, किसी तरीके की रेजिस्टेंस देता है, रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर्स। ठीक है, रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर्स मतलब रेजिस्टेंस, मतलब क्या करता है, जवाब डिफेंस करता है, किनका, उन वॉर जैसे कहते हैं कि आपके अपराधियों का, किससे, पुलिस ऑफिशियल से। जैसे कि विकास दुबे का केस आपने सुना था, कानपुर वाले, काफी कुछ वही, उसको क्या करा जा रहा था, रेजिस्ट करा जा रहा था, विकास दुबे को बचाया जा रहा था पुलिस से। जब पुलिस एनकाउंटर करने गई है तो रेजिस्टेंस हो रहा था, फायरिंग उधर से भी हो रही थी, उसी बात को कहते हैं रेजिस्टेंस। अटेम्प्ट्स टू ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू द रिकैप्चर ऑफ सच प्रिजनर shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also liable to be fined। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, स्टेट प्रिजनर, ठीक है, ए स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर हु इज परमिटेड टू बी एट लार्ज ऑन हिज पैरोल, क्या है, पैरोल पे है, टू बी हिज पैरोल within certain limits of India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limit within which he is allowed to be at large। मतलब ये है कि किसी अपराधी को, किसी प्रिजनर को रिलीज किया गया है, किस पे, पैरोल पे, और उसको ये बोला गया है कि आप कानपुर से बाहर नहीं जाएंगे, कानपुर के अंदर ही आपको रहना है। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, कानपुर से चला जाता है नागपुर, वो व्यक्ति चला जाता है कानपुर से नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर उसने पेरोल की जो रूल रेगुलेशन थी उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। उसने जो पैरोल की जो एक लिमिटेशन थी उसको क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। तो वो सेक्शन 156 में लाइबल हो गया। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 भी आज कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।